हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 11 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 12 संविधान का निर्माण से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान निम्नलिखित में से किस देश का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए जिसमें 165 दिन बैठकों में गए। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसविदे को सुधारने और संवारने का काम करती थी। अगला प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1946 में। 1946 के वसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। एक निर्णायक प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा की चर्चा, रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारियां थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू काम किए थे। दूसरा है, भारत के संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BR अम्बेडकर थे। तीसरा है, भारत के संविधान सभा में मुख्य योजनाकार BN राव थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। BR अम्बेडकर सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता के समय गांधी जी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के KM मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक BN राव थे। वह
भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी एस.एन. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्ताव को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर के साथ प्रारूप समिति में किसने प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। बी.आर. अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके साथ दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के के.एम. मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से विचार नहीं पेश किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में ब्रिटिश सरकार की भूमिका का डैश द्वारा खुलकर विरोध किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोमनाथ लाहिड़ी। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करें। 1946 से 47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी पोकर बहादुर। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उसकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। उन्हें निरंतर गृहयुद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। अगला प्रश्न है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एन.जी. रंगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एन.जी. रंगा ने कहा था, महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही है। असली अल्पसंख्यक कौन है? तथाकथित पाकिस्तानी प्रांत में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आदिवासी नेताओं में से कौन संविधान सभा का सदस्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपाल सिंह। रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे ही समूहों में गिनाया था। इन समूहों के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था, एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊंगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान के मसवीदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरा है, पहली सूची के विषय केवल राज्य सरकार के अधीन होते थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत आते थे। तीसरा है, तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थे। चौथा है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। संविधान के मसवीदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होते थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अधीन आते थे। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी। परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत किसने पेश की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, के संतनम। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उसके राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की कि वह शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते थे। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था। अगला प्रश्न है, 1930 के दशक तक कांग्रेस ने मान लिया था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी और उर्दू।
30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य डैश ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर.वी. धुलेकर। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अगला प्रश्न है, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर.वी. धुलेकर। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के किसी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं और उन्हें चले जाना चाहिए। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्यवाहियों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरी बुक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।